नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। दैनिक समसामयिकी प्रश्नों की श्रृंखला में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग 28 जून 2019 के टॉप मोस्ट 10 करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए जो प्रमुख तथ्य हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनको देखेंगे। तो ये डेली श्रृंखला है और चल रही है, आप लगातार इसके वीडियोस को भी देख रहे हैं। तो ऐसे हमारे नए साथी जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस चैनल के वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करते रहिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, जिससे ये जितने भी वीडियो आपको इस चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं इससे संबंधित जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो आपको इस लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के प्रोवाइड किया गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप सर्च करके देखना चाहते हो तो सीधे डिकोड एग्जाम के आगे @ लगाइए और टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में इसको टाइप कर दिए @डिकोड एग्जाम, और जैसे ही आप जो है सर्च दबाएंगे आपको चैनल सबसे ऊपर दिख जाएगा और आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पीडीएफ फाइल आसानी से मिलती रहे और आपको जो है कमेंट में पीडीएफ फाइल के लिए कोई भी आवश्यकता ना हो। तो हम आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, इसके लिए भारत सरकार ने मंत्रालय भी बना रखा है, MSME मंत्रालय। तो ये दिवस के रूप में वैश्विक रूप पर यानी ग्लोबल लेवल पर 27 जून को मनाया जाता है। अब इसका जो है शुरुआत कब हुई थी, तो 2017 अप्रैल में इसकी स्थापना के बाद इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया, यानी ये सेकेंड टाइम था जब MSME दिवस मनाया गया। और MSME दिवस जो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ये MSME का फुल फॉर्म हुआ। कभी आपसे फुल फॉर्म के रूप में अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब इसके जो लक्ष्य हैं वो आप समझ सकते हैं इस मंत्रालय के नाम से ही, कि जो सूक्ष्म मझोले और लघु उद्योग हैं इनको बढ़ावा देना, कुटीर उद्योगों को प्रमोट करना, उनको फंडिंग ज़्यादा देना और उनको करने वाले युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना और सस्ते तरीके से, आसान तरीके से लोन उपलब्ध कराना, ये सभी जो है इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न, किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य यानी IOC का मेंबर चुना गया। तो प्रसिद्ध नाम है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा क्या हैं? भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इनको अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया और वहां पर चूंकि चुनाव के माध्यम से चुना जाता है तो इन्हें 62 में से 58 वोट मिले जो है सदस्य के रूप में चयन किए जाने से। इन्हीं के साथ 10 नए लोगों को चुना गया, जिसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों की संख्या आप कितनी हो गई है? 105। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? 105 है। नरेंद्र बत्रा दिसंबर 2017 से भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। रिलायंस फाउंडेशन की प्रमुख नीता अंबानी को 2016 में IOC का एक सदस्य चुना गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस भारतीय महिला को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन यूनाइटेड किंगडम इंडिया रिलेशंस सेलिब्रिटी वुमेन लिस्ट, ये एक बहुत लंबा चौड़ा नाम है। तो इसमें जो है किस भारतीय महिला को शामिल किया गया, तो इसमें भारत की प्रसिद्ध मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को इस सूची में स्थान दिया गया। अब इसमें बारे में और देखते हैं क्या है। इस सूची में ब्रिटेन राज्य रक्षा सचिव पैनू मॉर्टेट तथा यूनाइटेड किंगडम के भारतीय उच्चायुक्त रुचि घनश्यामा भी को भी शामिल किया गया है। इस सूची में निर्मला सीतारमण के अतिरिक्त प्रीति पटेल तथा सैंड वर्मा कौन है? यूनाइटेड किंगडम में भारतीय मूल की सांसद हैं। उनके साथ ही गुरचिंदर चड्ढा जो एक फिल्म मेकर हैं, जिया मोदी तथा पल्लवी श्राफ, ये सभी भारतीय लॉ फर्म की मुखिया हैं। और सुनीता रेड्डी ये अपोलो हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और देवजानी घोष
इन नैसकॉम के जो अध्यक्ष हैं, इन सभी को जो है इस 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन वाली सूची में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत, आप लोग जानते हैं। इनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा था, तो इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इनका कार्यकाल जो है सरकार ने 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अब कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के सेवा काल को 2 वर्ष के विस्तार के लिए मंजूरी दे दी गई है। अब इनका कार्यकाल 30 जून सन 2021 तक रहेगा। इन्हें 17 फरवरी 2016 को नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया गया था। ये औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग में सचिव के रूप में कार्यरत थे। नीति आयोग के बारे में, इसका राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, अगर हिंदी में इसको कहेंगे, भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसने योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जो इस समय जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष इसके राजीव कुमार हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन जो है वनडे एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो मैसूर रेलवे स्टेशन को ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। मैसूर रेलवे स्टेशन एकीकृत ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला दक्षिण पश्चिम रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। रेलवे बोर्ड ने इको स्मार्ट स्टेशन के रूप में विकसित करने हेतु देश भर के 37 स्टेशनों की पहचान की थी और मैसूर रेलवे स्टेशन उनमें से प्रमुख है। ISO का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। हिंदी में क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था। यह व्यवसायों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु मानक प्रदान करता है, यानी एक स्टैंडर्ड सेट करता है और जो संस्थाएं, जो प्रतिष्ठान उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं उनको जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस बॉलीवुड अभिनेता ने अपनी आत्मकथा लेसन लाइफ टोट मी अननोइंगली, ये आत्मकथा का शीर्षक है जो जल्दी ही प्रकाशित होने वाली है, तो ये किसकी आत्मकथा है ये आपको बताना है। ये भारत के प्रसिद्ध अभिनेता अनुपम खेर की आत्मकथा है और ये जो है अभी लॉन्च नहीं हुई है, अगस्त में जारी होने वाली है। इसको पेंगुइन रैंडम हाउस यानी जो पब्लिकेशन हाउस है उसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। भारतीय फिल्म उद्योग के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक अनुपम खेर ने कई भाषाओं में 530 से अधिक फिल्में बनाई हैं। इन्हें 2 राष्ट्रीय पुरस्कार, 2 फिल्म फेयर पुरस्कार तथा पद्म भूषण पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। जून 2019 के दौरान भारतीय रग्बी टीम, इंडियन वुमेन्स रग्बी टीम ने किस को हराकर अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत हासिल की है? तो भारत में रग्बी खेल जो है प्रचलित नहीं है, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है। अभी हाल ही में भारत में रग्बी खेलों का जो है शुभारंभ भी हुआ है, तो ये जीत अपने आप में बहुत मायने रखती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली जीत भारत को इस खेल में मिली है। और भारत ने हराया किसको है? सिंगापुर को हराया है। भारतीय महिला रग्बी टीम ने सिंगापुर की टीम को 19-1 के मुकाबले 21 अंकों से पराजित कर अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत हासिल कर ली है। इस उपलब्धि की महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय महिला रग्बी टीम का गठन मात्र 1 वर्ष पूर्व किया गया था, यानी अभी तक जो है रग्बी टीम ही नहीं थी भारत में और 1 ही वर्ष पूर्व इसका किया गया था और अपना तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रही थी और तीसरे अंतर्राष्ट्रीय मैच में ही उसने पहली सफलता हासिल कर ली। OECD की रिपोर्ट के अनुसार कारपोरेट टैक्स यानी जो निगम कर होता है, जो कंपनियों पर आरोपित किया जाता है सरकार के द्वारा, कारपोरेट कर के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर एक उल्लेखनीय बात यह है कि OECD के जितने मेंबर्स हैं उसमें से ये रेटिंग दी गई है, ना कि पूरे वर्ल्ड में।
तो OECD के मेंबर्स में सबसे ज़्यादा कारपोरेट टैक्स के मामले में भारत का प्रथम स्थान है। यानी भारत में जो कॉरपोरेट टैक्स या निगम कर है, वो कंपनी कर है, वो बहुत ज़्यादा है। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें कितने देश हैं? 94 देश हैं। और इन 94 देशों में भारत में कारपोरेशन कर कितना है? 48.3%। ये आपको फैक्ट याद रखना चाहिए कि भारत में जो कॉरपोरेट टैक्स है या कॉरपोरेशन टैक्स है वो 48.3% है, और जो सारे इन 94 देशों में सबसे ज़्यादा है। यह आंकड़ा 2018 के औसत वैश्विक कर की दर 24% का दोगुना पाया गया। यानी पूरे ग्लोबल लेवल की अगर बात करें हम, तो औसतन ग्लोबल लेवल पर कारपोरेट टैक्स जो है 24% है, लेकिन भारत में अकेले 48.3% है, जो ग्लोबल लेवल जो 2018 में था उसका दोगुना है। भारत में कारपोरेट कर जापान के मुकाबले, जापान में कितना है? 29.7, यानी जापान के मुकाबले कितना हो गया? 1.5 गुना हो गया। रूस में 20% है, तो रूस के मुकाबले, और यूनाइटेड किंगडम में 19% है, तो इन दोनों के मुकाबले लगभग 2 गुना हो गया। यानी सबसे अधिक जो है कारपोरेट टैक्स भारत में है। अगला प्रश्न पढ़िए। हाल ही में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सभी स्तरों पर समावेशी, न्याय संगत एवं गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी एकीकृत या यूनिफाइड स्कीम लॉन्च की गई है? तो ये योजना से जुड़ा क्वेश्चन है, और आज के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें योजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस को जो है बहुत ही वरीयता दी जाती है। तो योजनाओं को हमेशा डिटेल में पढ़िए। तो योजना कौन सी है? स्कूल शिक्षा समग्र शिक्षा, ये नई योजना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये एकीकृत योजना लॉन्च की गई है भारत सरकार द्वारा। इसके बिंदु क्या है? बच्चों के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए खेल, शारीरिक गतिविधियां, योग, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों आदि को प्रोत्साहित करने हेतु तो पहली बार समग्र शिक्षा के तहत खेल एवं शारीरिक शिक्षा के घटकों को शुरू किया गया है। यानी समग्र शिक्षा में जो है खेल और शारीरिक शिक्षा को भी समावेशित किया गया है। वर्ष 18-19 के बजट में 8,94,307 सरकारी स्कूलों के लिए खेल अनुदान के तहत 506.90 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न, जो आखिरी प्रश्न है आज का, किस देश की सरकार ने जीरो चांस एक अभियान है, ऑपरेशन है, इंटरेस्टिंग है ये नाम जो इसका दिया गया है। तो जीरो चांस नामक अभियान जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है। अब ये क्यों शुरू किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो प्रवासी हैं, जो अवैध तरीके से ऑस्ट्रेलिया में घुसकर जो है इमाइग्रेशन करना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने ये पहल या जो है ये अभियान लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा ऐसा करने वाले सभी लोगों को उसी समय ऑस्ट्रेलिया से वापस कर दिया जाएगा। यानी जो भी अवैध रूप से ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने का प्रयास करेगा उसको जीरो चांस, यानी उसको कोई चांस नहीं कि वहां रुके, तुरंत का तुरंत उसको जो है वहां से बाहर कर दिया जाएगा। इस अभियान के तहत भारत के तमिलनाडु सहित 10 देशों के तटीय क्षेत्रों पर विज्ञापनों और अन्य माध्यमों से लोगों को जागरूक करने का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। यानी जहां से इमाइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में अवैध तरीके से, वहां पर जो है इसके बारे में प्रचार प्रसार और जागरूकता भी की जाएगी कि कोई भी उनके देश में जो है अवैध तरीके से प्रवेश ना करे। तो दोस्तों आज के इस सेगमेंट में हमने 10 क्वेश्चंस को देखा। कल फिर हम जो है हाजिर होंगे 10 और प्रमुख खबरों और क्वेश्चंस के साथ में, उनसे जुड़े तथ्यों के साथ में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में जो है इसको शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।